जय हिंद जोहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट का ये खोटा टेस्ट नंबर ये 9 होगा। इससे पहले हम लोग 8 टेस्ट को कवर कर चुके हैं। डेली हम एक टेस्ट को लेकर के आपके बीच में हाजिर होते हैं और इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट के खोटा टेस्ट नंबर 9 की। और यहाँ पे हम कुल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस के रूप में दे रखा है पढ़ने के लिए। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कोटा के, और ये आपके समझ लीजिए कि एक तरह से बोनस अंक के रूप में होंगे। आप कोशिश करें कि 30 में से 30 प्रश्नों को कैसे हल करें ताकि आप बाकी चीजों में लीड कर सके, है ना। अगर कहीं हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर आपके कम नंबर भी आते हैं तो भी आप अच्छे से जेटेट क्वालिफाई कर जाए, और इसमें से जो आपका मेन रोल होगा वो खोटा का होने वाला है। अगर आप 30 में से 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो समझिए कि यहां से आप आसानी से बाकी सब्जेक्ट्स में एवरेज भी स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई आसानी से कर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है, खोरठा भाषा में संज्ञा के कईगो या कतना भेद मानल गेल है। तो खोरठा में हिंदी की तरह ही संज्ञा के 5 भेद माने गए, है ना। जिस तरह से हिंदी में आपके संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन इसी का नाम जो है वो खोरठा में अलग है। खोरठा में व्यगतवाचक संज्ञा कहल जाए, व्यगतवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, चीज वस्तुवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा को गोठवाचक संज्ञा कहा जाता है ना। तो हिंदी व्याकरण की तरह खोरठा में भी संज्ञा के 5 मुख्य भेद होते हैं जो हम आपको बतला चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे और भी भेद पूछे जा सकते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, विशेषण के भेद कितने हैं, क्रिया के भेद कितने हैं, इस तरह से सवाल जो वो पूछा जाता है। समास के भेद कितने हैं, कारक के कितने भेद हैं, काल के कितने भेद हैं, ये सभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भेद से सवाल, एक सवाल जो वो यहां से पूछा जाता है, तो सभी को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, छगरियन शब्द में कौन प्रत्यय के प्रयोग भेल है। छगरियन, अब देखिए एक शब्द है छगरी, और इसमें से ऐन प्रत्यय अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा छगरियन, है ना, छगरियन। एक अंतर आप देख पाएंगे कि यहां पे पहले ये दीर्घ रूप में था, है ना। यहां पे ये इकारांत शब्द है, और आपको पहले बताया गया है कि जहां पे एकारांत शब्द हो वहां पे ऐन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है ना। ये बहुवचन शब्द है, तो छगरी शब्द में ऐन प्रत्यय जोड़ करके इसे बनाया गया छगरिय। जहां पे आकारांत शब्द हो वहां पे क्या होता है, आकारांत शब्दों में वैन प्रत्यय जोड़ करके, सामान्यतः वैन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि एक शब्द है काड़ा, तो काड़ा से कड़वैन, है ना, लुगा, लुगा से लुगवैन, इस तरह से करके वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है जहां पे आकारांत शब्द हो। और जहां पे इकारांत शब्द होता है वहां पे ऐन प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो बोलेंगे उकारांत शब्द भी तो आता है अंत में। हाँ, उकारांत शब्द जहां पे दिखे यहां पे भी सामान्यतः वैन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐन प्रत्यय जोड़ करके छगरियन। छगरियन शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ऐन, है ना, ऐन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, तोय यानी तुम शब्द के बहुवचन खोरठा में की हते। तो तोय के बहुवचन खोरठा में की हते, तो तोय के तोहिनी या तोहिन। अब देखिए तोय शब्द जो है ये सर्वनामिक शब्द है, सार्वनामिक शब्द है। सर्वनामिक में भी पुरुषवाचक आपने सर्वनाम पढ़ा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के
तीन भेद है, एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और एक है अन्य पुरुष। यहां पे भी एक है एक वचन और एक है बहुवचन। हाम, हामिन, तोय, तोहिन, ओ, ओखिन। अब देखिए, जब आप सर्वनाम पढ़ते हैं तो सर्वनाम के एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद है, ये आपको पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आ गया हम, यानी मैं। मध्यम पुरुष में आप, जो आप सुन रहे हैं। और अन्य पुरुष में हो गया थर्ड पर्सन, जो किसी तीसरे की बात हम यहां पे कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और कोई तीसरा इसमें आए तो वो हो गया अन्य पुरुष। एक वचन से बहुवचन कैसे बदलना है ये आपको पता है। हाम में हामिन, तोय का तोहिन, ऊ का ओखिन। कई बार सवाल यहां से पूछा जाता है कि यह किसका रूप है, किस रूप में है, एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। हो सकता है कि सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो तोहनी या तो फिर तोहिन, ये दोनों शब्द होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सर्वनाम के बहुवचन रूप में तोय का प्रयोग तोहनी या तोहिन के रूप में, यानी तुम लोग, तोहिन मतलब तुम लोग या आप लोग के रूप में किया जाता है, जो सामने वाले समूह को जो वो एक तरह से संबोधित करने के लिए होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है रामू खाए लागल है। ई वाक्य में खाए लागल कौन काल के उदाहरण लागे? रामू खाए लागल है, तो जब कोई काम वर्तमान समय में जारी हो, है ना, जैसे कि खाए लागल है मतलब खाए लागल, अभी खाया हुआ नहीं है, वो काम चल ही रहा है, तो ऐसे में खोरठा में इसे अधपूर्वा वर्तमान काल कहल गेल है। यानी ये काम निरंतरता को दर्शा रहा है कि वो भी खा ही रहा है, खाया हुआ खत्म नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग अधपूर्वा वर्तमान काल कहते हैं। इसका आंसर, जिसे या तो फिर तात्कालिक, हिंदी में तात्कालिक होता है, खोरठा में से अधपूर्वा कहते हैं, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है ना। अधपूर्वा वर्तमान काल का ये उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खोरठा में ले से कौन कारक के विभक्ति चिन्ह लागे? खोरठा में ले और से कौन कारक के विभक्ति चिन्ह है? कारक के कितने भेद हैं? कारक के कुल 8 भेद है ना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, है ना। इस तरह से आप कारक के कुल 8 भेद आप पढ़े हुए हैं। यहां से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कारक के कौन से भेद हैं, कौन से नहीं हैं। हमेशा सवाल कारक से पूछ लिया जाता है परीक्षा में, और ये जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके रखें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से चीजों को समझ करके आंसर कर सके। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में हम चीजों को गलत करके बैठ जाते हैं, है ना। कुछ चीजों को हम बहुत आसान समझ लेते हैं और वो आसान समझना ही हमारे लिए एक बड़ी भूल हो जाती है, और वहां पे हम प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। कई बार आसान सवाल आप गलत करके आ जाते हैं और इसमें सिर्फ यही होता है कि हम जल्दबाजी कर बैठते हैं। तो किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए, उसके बाद में आप आंसर करिए। ले और से सामान्यतः देखेंगे तो यहां पे ये 2 कारक का विभक्ति चिन्ह है, 2 जगह पे आपको दिखेगा। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि पहले किसके लिए किसका उपयोग किया जाता है और कब किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि कारक का सामान्य अर्थ क्या हुआ? करने वाला, है ना, करवैया। कारक का सामान्य अर्थ क्या हुआ? करवैया या करने वाला, काम क्रिया को करने वाला। कारक के भेद 8 होते हैं,
कौन कौन से भेद है? कर्ता कारक यानी जो क्रिया को कर रहा है, कर्म कारक जो उस क्रिया से प्रभावित हो रहा है, करण कारक उस क्रिया को करने के लिए कोई तो उपकरण या साधन होगा। देखिए सबसे पहले हो गया कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की जब हम लोग बात करते हैं यानी जो क्रिया को करने वाला है, जो काम को करने वाला है ना, वो उसी को नहीं बोलते कि यह अमर कर्ता धर्ता को, मतलब जो भी काम करने वाला है यही है, तो वो हो गया कर्ता कारक। दूसरा हो गया कर्म कारक। कर्म कारक मतलब जो क्रिया से प्रभावित हो रहा है, उस कार्य से जो प्रभावित होता है वही कर्म कारक हो गया। तीसरा हो गया करण कारक। करण मतलब क्या हो गया? उस क्रिया को करने के लिए जिस उपकरण या साधन को, जैसे कि खाना, तो खाने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि किसी उपकरण या साधन का उपयोग करते हैं। हाँ, हाथ से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, खाने के लिए भी हम लोग किसी का उपयोग करते हैं। अगर लिखना है तो लिखने के लिए भी हम लोग कलम का इस्तेमाल करते हैं, तो कलम से लिखो है, तो लिखने के लिए हम लोग किस उपकरण या साधन का इस्तेमाल किए? कलम का इस्तेमाल किए। तो कोई भी एक टॉपिक को समझिए ना आप, जैसे कि खाने के लिए, तो खाने के लिए खाया कौन? तो मान करके चलिए कि एक हम उदाहरण ले लेते हैं, मंगरा खाई ले। क्या खाया? भात खाया। किससे खाया? चम्मच से खाया, चम्मच से खाया। संप्रदान कारक, चौथा हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का मतलब क्या हो गया? सामान्य अर्थ क्या हो गया? जेकर खातिर क्रिया करल जाए या केकरो कोनो दियल जाए, जेकर खातिर क्रिया करल जाए यानी जिसके लिए वो काम किया जाए, वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। तो किसके लिए खाया जा रहा है ना? तो भाई कोई भी क्रिया करने के पीछे कोई तो उद्देश्य छिपा हुआ होता है। अगर हम पढ़ रहे तो पढ़ क्यों रहे? हमें नौकरी चाहिए, या हमें शिक्षा चाहिए, या हमें बुद्धिजीवी बनना है ना? हर पढ़ाई के पीछे नौकरी का ही उद्देश्य नहीं होता है, और भी कई सारे उद्देश्य होते हैं। हम शिक्षित बन सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी क्रिया करने के लिए उसके पीछे एक उद्देश्य होता है छिपा हुआ, और उसी उद्देश्य को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए वो क्रिया को कर रहे हैं। उसके बाद में पांचवा आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक क्या हो गया? तो यहां पे दो चीज आपको याद रखना है ना, जहां पे या तो किसी एक दूसरे से तुलना किया जा रहा हो, या तो फिर अलगाव का बोध होता हो। जैसे कि अगर बोले कि मंगरा बुधना से लंबा है, तो यहां पे ले या से का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो किस रूप में किया जा रहा है? वो एक दूसरे से तुलना के लिए। मंगरा छत से गिर ले, तो छत से गिर ले से या ले का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे भी क्या दिखा रहा है? वो दिखाता है अलगाव का, है ना? वहां पे भी अलगाव का बोध करवा रहा है। तो दो चीज होता है, या तो अलगाव का बोध होता है, या तो एक दूसरे से तुलना किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका छठा जो है वो है संबंध कारक। संबंध कारक क्रिया में देखते होंगे एक दूसरे के साथ में जो क्रिया रूप में संज्ञा व सर्वनाम से कोई संबंध का बोध होता हो, वो फिर संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि हामिन के हक है, तोहर हक हो, तो यहां पे या तो कर, कर, र, के, क ये शब्द जुड़ा हुआ है। हमनिक हक है, मंगराक हक है, तो मंगराक लास्ट में क जुड़ा हुआ है, मंगराक हक है। हमनी कर हक है, ओखनी कर हक है। तो यहां पे जब भी ऐसा दिखे एक संबंध स्थापित करे किसके साथ में? संज्ञा व सर्वनाम से कोई संबंध का बोध करवाता हो, वो क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। सातवां हो गया आपका अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण की बात हम कहां करते हैं? अधिकरण कारक की कब करते हैं? जो क्रिया के आधार, स्थान या समय
से संबंधित बोध करवाता हो उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। गाछें बैसल है, गाछें सूगा बैसल है, तो गाछें मतलब गाछ में, तो में या पर जिस स्थान का बोध कराता हो या आधार का बोध करा रहा हो वो अधिकरण कारक कहलाता है। और अंत में बच जाता है आपका 8वां भेद, जिसको हम लोग कहते हैं संबोधन कारक, है ना, उसको हम लोग कहते हैं संबोधन कारक। तो संबोधन कारक बहुत आसान है इसे समझने के लिए, जो कि जो क्रिया में बुलाना, कहना या चेतावनी देना या डांटना आदि का बोध कराता हो वो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कि अगे, एगो, एहो, अरे, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो ये संबोधन कारक के उदाहरण होते हैं, है ना। तो याद रखेंगे ये कारक, ये कुल 8 भेद थे जो हम आपको बता दिए। हम कुल मिलाकर के एक व्याकरण के किसी एक टॉपिक को हम डिटेल में आपको बताते हैं, बाकी की चीजों को हम सारा कुछ तो डिटेल में बताएंगे तो काफी लंबा क्लासेस हो जाएगा, इसलिए सबको हम डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक को हम बता देंगे। अब ले और से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है टूसू पर्व मुख्य रूप में कौन महीना है, मनवल चाहे। टूसू पर्व मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। तो टूसू झारखंड का एक महत्वपूर्ण लोक पर्व है जो मकर संक्रांति यानी पूस महीने के अंत के समय में मनाया जाता है, और यह मुख्य रूप से कन्याओं और फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ पर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूस महीने में यह पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सोहराय पर्व में दीवार पर बनवल गेल चित्रकारी के की कहल जाए। देखिए सोहराय पर्व पर याद रखेंगे, तो सोहराय पर्व के दौरान आदिवासी और सदान समुदाय अपनी घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों की कलाकृतियां बनाते हैं, जिसे हम लोग सोहराई पेंटिंग या तो फिर सोहराई कला कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जावा जगाने के रीत के कौन पर्व में है। तो जावा जगाने का यह रीत जो है ये है करम पर्व में, है ना, कर्मा में है। करम पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है ना। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है कर्मा। यहाँ पे कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों की कहानी को भी हम जानते हैं। बाकी की चीजें आप पता ही है कि करम पूजा जो है एक प्रकृति, ये भी एक प्रकृति पूजा है। करम पूजा से 7 दिन या 9 दिन पहले बांस की टोकरी में अनाज बोया जाता है, जिसे जावा कहा जाता है। इसको जो उठाती हैं लड़कियां, जो उसे हम लोग करमैतिन कहते हैं, उसमें से भी 3 और 5 जो टनक और बड़ी अच्छी करमैतिन होती हैं उन्हें चुना जाता है, ताकि उस जावा डाला की सेवा शुश्रूषा के लिए, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डलैतिन कहते हैं, है ना, उसे हम लोग डलैतिन कहते हैं। ये भी नाम याद रखना है। और भी कई सारे नाम आते हैं जो कि इस पर्व से जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ पे करम वृक्ष के डाली की पूजा की जाती है, अखरा में गड़ा जाता है। पाहन यहाँ पे ये काम करता है, या कई जगह पे नाया शब्द का नया भी आता है ना। करम डाली को काट करके लाता है, उसके बाद में गांव के अखरा में से गढ़ करके करम वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है ना। करम डायर की पूजा करल जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूजा के दिन इसे बहनें जो वो अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए इस पूजा को करती है। तो याद रखेंगे करम पर्व में जावा जगाने की रीत देखने को मिलता है। अगला सवाल है सरहुल पर्व में पाहन द्वारा देल गेल आशीर्वाद रूपी फूल के की कहल जाए। तो आप सभी को पता होगा कि पाहन जो वो सरहुल पर्व के समय में सखुआ का फूल, है ना, सखुआ यानी सरय का या साल के फूल को ही खोरठा में सरय फूल कहा जाता है
सरहुल पूजा के बाद में पाहने से जो वो गांव के हर घर की चौखट और लोगों के कानों पर आशीर्वाद रूप में लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरई फूल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है रात के गरु और दिन के थारू। इस तरह की पहेली और बुझावल आपसे सवाल में पूछा जाता है। हम आपको 3 मैराथन क्लास में कवर करवाए हुए हैं, जिसमें से लगभग 500 पहेली हम बताए हुए हैं, है ना। 500 पहेली बताए हुए हैं। लगभग 1000 से 1500 के लगभग में मुहावरा बताए हुए हैं, जिसे हम लोग आहना कहते हैं। और लोकोक्ति भी लगभग 1000 से ज्यादा लोकोक्ति हम लोग पढ़ाए हुए हैं, है ना। जब आप एप्लीकेशन में जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे इन चीजों को आप देख पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, है ना। चलिए, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा खाटी या खटिया। रात के गरु दिन के थारू, यह पहेली जो है वो खाटी के लिए है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दांत कटकटावे। अच्छा, ये दिया हुआ कि यह पहेली जो है, हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि बताए क्यों नहीं। तो खाटी का उपयोग रात में सोने के लिए गरु की तरह भारी होता है उसके लिए किया जाता है, लेकिन दिन में इसे खड़ा करके रख दिया जाता है थारू की तरह खाली, है ना। तो इसीलिए ये खटिया हुआ। दांत कटकटावे, बहुत गुस्सा करना, हाँ। दांत कटकटाना मतलब बहुत गुस्सा करना। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित होता है तो देखते होंगे कि दांत कटकटाता है, दांत पीसना या दांत पीसे मुहावरे का प्रयोग आदि किया जाता है। या तो दांत कटकटावे या तो दांत पीसे, है ना। ये गुस्सा दिखाने के लिए ऐसा होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जेकर लाठी ओकर भैंस। इन लोकोक्ति के माने की है। तो बलवान की जीत होना, नहीं कहते कि जेकर लाठी ओकर भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, खोटा का रूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्तिशाली व्यक्ति ही संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लेता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फांकी शब्द के खोटा के में की अर्थ वो है। तो फांकी का अर्थ होता है कठिन पहेली, और सरल पहेली को हियाली कहल गेल है ना। हियाली मतलब सरल पहेली और फांकी मतलब कठिन पहेली। तो ये भी याद रखना है। साधारण पहेली के बुझावल या तो फिर हियाली कहल जाए, लेकिन जो पहेलियां बहुत जटिल और घुमावदार होती है उन्हें हम लोग फांकी कहते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है खोरठा के भीष्म पितामह ककरा कहल जाए। खोरठा में भीष्म पितामह ककरा कहल गेले। बहुत आसान सवाल है, ये आप जानते होंगे। तो इसके साथ साथ में और भी कुछ चीजें आपको याद रखनी है। खोरठा के भीष्म पितामह जो है वो पानुरी जी को कहा जाता है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बरवाडा धनबाद में हुआ है। पिता का नाम शालिग्राम पानुरी और माता जी का नाम दुखनी देवी। इनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो मूर्ति देवी, यह भी याद रखेंगे, कई बार सवाल में पूछे भी जाते हैं। इनको कई सारी उपनाम से भी संबोधित किया गया है, जैसे कि खोरठा के वाल्मीकि, रामदयाल पांडे ने खोरठा के वाल्मीकि कह करके संबोधित किया। अक्षय बोर भी इनको कहा जाता है ना। शांति भारत ने अक्षय बोर कह करके इनको संबोधित किया है। तो वहीं विश्वनाथ दसौंधी जी ने भीष्म पितामह कह करके पहली बार संबोधित किया। तो अगर पूछ लिया जाए कि यह उपनाम कौन विद्वान देल हथिन, तो विश्वनाथ दसौंधी ने। वहीं चतुर्भुज साहू ने खोरठा के टैगोर कह करके संबोधित किया है पानुरी जी को। कई सारी इनकी रचनाएं भी है और कई सारे इनके अनुदित काव्य भी है, जो कि खोरठा हिंदी को खोरठा में अनुवाद किया है इन्होंने। जैसे कि एक चर्चित रचना कालिदास की है मेघदूत, इनका इन्होंने खोरठा में अनुवाद किया। राम कथामृत, दिव्य ज्योति और भी कई सारी है, जैसे कि कुछ नाटक हैं, कुछ कहानियां हैं, बहुत सारी किताबों की रचना इन्होंने की है। बहुत गरीब परिवार से जुड़े हुए थे। बाल किरण जो कि खोरठा भाषा की पहली कविता संग्रह मानी जाती है। उसके अलावे रामकथा में चाबी काठी एक नाटक इनकी है, उद्वासल कर्ण नाटक है। आंखी गीत जो कि एक कविता का संग्रह है, विशाल कविता के संग्रह है, जिसमें लगभग 71 कविताएं हैं और कुछ उसमें से
ये छन्निकाएं भी है, 11 छन्निकाएं हैं और 71 ठो कविता है ना, ये भी आप जानते हैं। मातृभाषा नामक पत्रिका है, खोरठा नामक पत्रिका है। तो कई सारी किताबों की रचना इन्होंने की और आज भी कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि आज भी प्रकाशित नहीं हो पाई है, अप्रकाशित रचनाएं आज भी बहुत सारी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, खोरठा काठे पैदे खंडी केकर लिखल रचना लागे। तो खोरठा काठे पैदे खंडी और खोरठा काठे गद्य खंडी, ये दोनों रचनाएं जो वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई है। खोरठा काठे पैदे खंडी और खोरठा काठे गद्य खंडी, ये अजीत कुमार झा ने खोरठा व्याकरण और कविता संग्रह खोरठा काटे पैदे खंडी के माध्यम से भाषा को वैज्ञानिक आधार दिया है। तो याद रखेंगे इसकी रचना जो की हुई है वो है डॉक्टर ए.के. झा, जिनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। अगला सवाल है, डाह नाटक के लिखवैया के लागत। तो डाह नाटक को लिखा है सुकुमार जी ने, है ना, जिनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है, इनके द्वारा डाह नाटक लिखी गई है। डाह का अर्थ होता है जलन या ईर्ष्या, है ना, जो आप नाटक में आप अच्छे से देख पाएंगे। जिस तरह से शीर्षक का नाम है डाह, उसी तरह से नाटक में जो वो दिखलाया भी गया है। नाटक खोरठा साहित्य के सबसे लोकप्रिय नाटकों में से एक मानी जाती है सुकुमार जी की नाटक डाह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सौंध माटी कौन विधा के किताब लागे। तो सौंध माटी पुस्तक में कहानी और कविता ये दोनों का संग्रह है। पहले तो इसमें 10 कहानी और 31 कविताएं शामिल थी, है ना, 10 कहानी और 31 कविताएं। लेकिन इसी किताब को अलग रूप में प्रकाशित किया गया है हाल ही में। एक नाम है इसे दिया गया है धोवैयक धमक। ये विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई रचना है धोवैयक धमक, है धोवैयक धमक। यह विनोद कुमार जी की रचना है। अगर पूछ लिया जाए तो विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई रचना है, याद रखेंगे। विनोद कुमार की अगर बात करें तो ये एक जाने माने नाम है और खोरठा के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, जिनका काफी नाम है, ये आप अच्छे से जानते ही है इनके बारे में। तो इसमें से क्या हुआ ना कि कहानियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, कविताओं की संख्या भी बढ़ाई गई है और साथ ही साथ इसमें से निबंधों को भी ऐड कर दिया गया है ना। तो इसमें से कविता, कहानी और निबंध भी है इस पुस्तक में। बाकी सौंध माटी में कहानी और कविता का संग्रह है, जिसमें से 10 कहानी और 31 कविताएं शामिल थे। लेकिन बाद में इसका नाम जो वो बदल करके एक नया संशोधित पुस्तक आया हुआ है धोवैयक धमक के नाम से, जिसमें से कहानियों की संख्या भी बढ़ी है, कविताओं की संख्या भी बढ़ी है और निबंधों की संख्या भी बढ़ी है, जो नया अपडेटेड बुक आया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कलवा कौन समय के भोजन के कहल जाए। तो कलवा आप जानते हैं, सबसे पहले तो एक शब्द आता है जलपान। जलपान ये सुबह के नाश्ता के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है, नाश्ता के लिए। कलवा हो गया ये दोपहर के भोजन के लिए, कलवा हो गया दोपहर के भोजन के लिए। और बियारी एक शब्द आता है बियारी, बियारी ये रात के भोजन के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो ये समय तीनों आपको नाम याद रखना है। खोरठा में सुबह के जलपान को, दोपहर में भोजन को, दोपहर के भोजन को कलवा और रात के भोजन को बियारी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे कलवा पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे ये दोपहर के भोजन को दो कलवा कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। चरक शब्द के पर्यायवाची छाटा। तो चरक के सादा या सफेद। हेंट शब्द के विलोम या उल्टा शब्द की हते। तो हेंट के हो जाते ऊंच या तो ऊपर, है ना, हेंट के ऊंच या तो फिर ऊपर भते। हेंट का अर्थ है नीचे होना, इसीलिए इसका विपरीतार्थक शब्द जो होगा, उल्टा शब्द जो होगा वो होगा ऊंच या तो फिर ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मच अंधार के सही अर्थ की हत लागे। तो मच अंधार का अर्थ है सांझ के बेरा या संध्या काल का समय, है ना, सांझ बेरा को ही मच अंधार कहल गेल है। मच अंधार बेरा भले मतलब सूर्यास्त के बाद और पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले का जो समय जो है उसी को मच अंधार कहल गेल है, जो संध्या काल का समय होता है। अगला सवाल है गरु शब्द के स्त्रीलिंग की हते।
तो देखिए गरु शब्द सामान्य अर्थ में अगर बोला जाए तो ये बैल के लिए इस्तेमाल होता है ना, गरु। हालांकि यहाँ पे लिंग बहुत बार होता है कि अपवाद के रूप में इसका थोड़ा विरोधाभास भी होता है कि गरु में तो स्पष्ट नहीं है कि बैल है या गाय है, तो यहाँ पे लिंग निर्धारण स्पष्ट रूप में नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए खोरठा में सामान्यतः जो गरु का इस्तेमाल होता है वो बैल के लिए होता है, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो गाय होगा, है ना। बाकी के गरु का अगर बहुवचन अगर पूछ लिया जाए इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा गरुवेन, है ना, गरुवेन। याद रखेंगे यहाँ पे वैन प्रत्यय जोड़ करके, क्योंकि उकारांत शब्द है, उकारांत शब्द में सामान्यतः वैन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो खोरठा पे गरु बैल के लिए इस्तेमाल होता है सामान्यतः, लेकिन बहुत बार इसमें विवाद बनता है कि नहीं, यहाँ पे तो स्पष्ट नहीं होता है कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या कौन सा लिंग है, ये तो स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 7 भाई 1 बहन लोक कथा में बहन के नाम की हले। कई बार ऐसे लोक कथा से सवाल जो वो पूछे जाते हैं, तो 7 भाई 1 बहन लोक कथा शांति भारत जी के द्वारा इस लोक कथा का संकलन किया है। संकलनकर्ता भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि इस लोक कथा के संकलनकर्ता कौन है ना। और इसमें जो बहन का नाम रहता है वो सुगा रहता है, इसके 7 भाई रहते हैं। पूरी इस लोक कथा को आपने पढ़ा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, तितकी पत्रिका के पहले संपादक केहला। तो पहले संपादक जो होते हैं वो विश्वनाथ दसौंधी राज होते हैं। याद रखेंगे तितकी पत्रिका के पहले संपादक जो है विश्वनाथ दसौंधी राज है। खोरठा की एक ऐतिहासिक पत्रिका मानी जाती है तितकी पत्रिका, जो 1977 में प्रकाशन इसकी शुरुआत होती है कतरास से, है ना, कतरास जो कि धनबाद जिले से इसका जो वो प्रकाशन शुरू होता है। और इसके पहले संपादक जो माने जाते हैं वो विश्वनाथ दसौंधी राज माने जाते हैं। इसके बाद में तितकी पत्रिका जो है बोकारो और रामगढ़ से भी प्रकाशित होता है, बोकारो और रामगढ़ से भी प्रकाशित होता है। क्या आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस पत्रिका का संपादक बोकारो से कौन थे और रामगढ़ से संपादक कौन थे? ये दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इस पत्रिका का संपादक बोकारो से कौन थे और रामगढ़ से कौन थे। ये आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कब शुरुआत हुई थी, कब इसका संपादन शुरू हुआ था, प्रकाशन शुरू हुआ था, ये भी आप अगर कहीं वर्ष भी लिख दे तो और भी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद है कि तितकी पत्रिका का प्रकाशन बोकारो से कब हुआ था और किसके द्वारा इसका संपादन शुरू किया गया था, और रामगढ़ से भी इसका प्रकाशन जो वो कब से शुरू हुआ और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तितकी पत्रिका की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कहाँ स्थित है? तो खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, और कोठार ये कहाँ है? रामगढ़ में है ना, ये आप जानते हैं। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, तो खोरठा भाषा के प्रचार प्रसार के लिए खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ में यह सक्रिय है, और इसका एक उद्देश्य है खोरठा भाषा का प्रचार प्रसार करना और खोरठा भाषा को आगे ले जाना, है ना। इसीलिए इस कमेटी का गठन किया गया, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बामा हाथ कविता में बामा हाथ कहकर प्रतीक लागे। यह काफी अच्छी कविता है, और जब आप पढ़ेंगे परमाणिक जी की कविता पढ़ेंगे तातल और हेमाल, तो वहां पे कई सारी कविता आप अच्छे कविता को आप पढ़ पाएंगे। एक कविता है बामा हाथ। बामा हाथ में यहाँ पे बामा हाथ किसका प्रतीक है? तो बायां हाथ जो दिखलाया गया वो मेहनत और संघर्ष करने वाले लोगों को ये दिखलाया गया है। तो शिवनाथ परमाणिक जी की इस कविता में बामा हाथ उन लोगों का प्रतीक है जो समाज के निर्माण में अपनी मेहनत और संघर्ष से योगदान देते हैं, और दाहिना हाथ इसमें उसे दिखाया गया है, दायां हाथ इसे उसे दिखाया गया है जो ना ही मेहनत करते हैं, बस सिर्फ दलाली करते इधर उधर मुंह से कह सकते हैं कि मीठी मीठी बातें करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, तो वैसे लोगों को दायां हाथ बताया गया है। जबकि वहीं जो मेहनत और संघर्ष करने वाले लोग हैं उन्हें जो वो बायां हाथ बताया गया है ना। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे काफी अच्छी कविता है, ये परमाणिक जी की कविता है, शिवनाथ परमाणिक जी की। झारखंड में कुल कतना सदानी भाषा मानल गेल है? कई
बार सवाल यह पूछा गया है परीक्षाओं में, आप जरूर याद रखेंगे। ऐसे तो एक तो है जनजातीय भाषा, है ना, एक है जनजातीय भाषा और एक आपका है सदानी भाषा। ये दोनों भाषा में काफी बार कंफ्यूजन होता है कि ये जनजातीय भाषा में कौन कौन आता है, ये सदानी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है ना, यहां से कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहां पे आप पढ़ते हैं मुंडारी, संथाली, कुड़ुख जो कि उरांव की भाषा है, कुड़ुख, हो भाषा, खेरवारी भाषा, ये सभी जनजातियों की भाषा है, इसे हम लोग जनजातीय भाषा कहते हैं। वही अगर हम लोग बात करें जैसे कि एक हो गया खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया, ये चार जो भाषाएं हैं, ये चार भाषाएं जो है ये सदानी भाषा है। समझ में आ गया? बाकी की ये सभी भाषाएं जो है ये सभी जनजातीय भाषाएं हैं। तो अगर पूछा जाए जनजातीय भाषा और सदानी भाषा में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको दे तो आप इसे आसानी से कर लीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदानी भाषाओं की संख्या कुल 4 है, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। सवाल कई बार पूछा जाता है एकर में कौन सदानी भाषा नाय ला गए, तो 4 में से कोई एक ऑप्शन अलग रहता है और आपको छांटना होता है ना। तो इसे आप आसानी से कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, खोरठा भाषा में ड़ और ढ के जगह कौन शब्द के प्रयोग बेसी है वो है। तो कई जगह पे आप ड के जगह पे र का इस्तेमाल होते हुए और ढ के जगह पे ह का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। खोरठा में उच्चारण जो होता है इस रूप में होता है, दो डार जिरहुल फूल में जिरहुल के माने की है वो है। अब देखिए जिरहुल शब्द का इस्तेमाल जो है ये जंगली फूल है ना, उसी के लिए इस्तेमाल होता है जिरहुल का। जिरहुल क्या है? एक जंगली फूल है जो काफी स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। यहां भी किताब के शीर्षक के रूप में इसे प्रतीक के रूप में लिया गया है। कहा कि जिस प्रकार से जिरहुल के 2 डाल होता है ना, यहां पे भी किताबों में 2 डाली दिखाया गया है, एक दिखाया गया है पद्य भाग को और एक दिखाया गया है गद्य भाग को। तो 2 डाल जिरहुल फूल में गद्य रचनाएं भी हैं और पद्य रचनाएं भी हैं, है ना, पद्य रचनाएं भी और गद्य रचनाएं भी हैं। गद्य में क्या क्या आ गया? कहानी है, लोक कथा है, लघु कथा है, नाटक है, एकांकी नाटक है, निबंध है, इस तरह की रचनाएं और भी संस्मरण है, जीवनी है, ये सभी प्रकार की रचनाएं जो वो गद्य रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। और पद्य विधा में यहाँ पे कविताओं को शामिल किया गया है ना, यहाँ पे कविताओं को शामिल किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से जिरहुल फूल के जो 2 डाली है ना, एक पेड़ के 2 डाली जिस प्रकार से है, ये 2 डाली उसी प्रकार से यहाँ पे 2 डाली को दिखाया गया, एक में गद्य, जैसे खोरठा गद्य पद्य संग्रह, है ना, खोरठा गद्य पद्य संग्रह एक पुस्तक है, तो उसमें से खोरठा के गद्य और पद्य दोनों का संग्रह किया गया है ना। तो ठीक उसी प्रकार से नाम से आपको स्पष्ट जो वो होता है। तो एक जंगली, यहाँ पे जिरहुल का मतलब क्या है? एक सब्जी का फूल है, एक जंगली सब्जी का फूल है ना, और एक जंगली फूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है जिरहुल का। अगला सवाल है, सोंटा शब्द के प्रयोग कहां करल जाए? सोंटा शब्द का इस्तेमाल जो वो कहां किया जाता है? तो देखिए सोंटा का अर्थ क्या होता है? सोंटा का अर्थ एक तो होता है डंडा, है ना, एक होता है सोंटा का अर्थ होता है डंडा या छड़ी कह सकते हैं, छड़ी। लेकिन सोंटा का अर्थ एक ही यही नहीं है, सोंटने का अर्थ और भी कई सारा है। एक होता है सोंटा का अर्थ होता है पीटना, बोलते ना एकदम सोंट, तो पीटना भी होता है, पीटना भी होता है।
एक सोटा का अर्थ होता है झाड़ू से पानी को हटाना, उसे भी कहा जाता है सोंटना या सोटा। सोटा या तो फिर सोंट दी, सोंटना या टारना, है ना। पानी पानी अगर जमा हुआ है तो झाड़ू से पानी को हटा रहा है तो उसे भी सोंटना कहते हैं। तो इस तरह से भी अलग अलग जो वो नाम है, तो एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और उसका प्रयोग जो वो अलग अलग जगह पे किया जाता है। तो अनुशासन बनावे खातिर भी इस्तेमाल करल जाए, पानी टारे खातिर भी सोटा के इस्तेमाल करल जाए, और जानवर चरावे खातिर भी डंडा या छड़ी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं किसी तरह से कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कहां आपको और किन सवालों के उत्तर आपको समझ में नहीं आए। किसी तरह से विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9708305319। जब बहुत जरूरी हो तभी आप कॉल करें, या तो अगर आपको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, या नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल होगा तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी के अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में आप सर्च करिएगा खोरठा किंग ऑफिशियल, खोरठा किंग ऑफिशियल, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा हमारा, आप उसे डाउनलोड करिएगा और वहां पे आपको सारे क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। बाकी की उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में अंत तक जुड़े रहने के लिए।